अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ू नासिर, आपकी होस्ट द किचन पर्सपेक्टिव में खुशामदीद। हमारा एक सिलसिलावार प्रोग्राम है जो कि हम हफ्तावार करते हैं या 2 वीक्स में 1 दफ़ा करते हैं, जिसमें हम पिछले हुए जितने भी सिनेरियोज़ होते हैं या जो भी डेवलपमेंट्स आती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हमारा लास्ट पॉडकास्ट जो गया था पाकिस्तान और इंडिया की वॉर के ऊपर, जब सीज़फायर नहीं हुआ था, तो उसको बहुत पसंद किया गया, तो इसलिए हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। और आज फिर हमारे साथ जो है रीसेंट डेवलपमेंट्स जो इंटरनेशनल रिलेशंस में हुई हैं उसके ऊपर डिस्कशन के लिए 2 गेस्ट मौजूद हैं। एक हैं डॉक्टर साबिर अबू मरियम, सेक्रेटरी जनरल ऑफ पैलेस्टाइन फाउंडेशन, और दूसरी इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट मैम निदा शफ़ार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम का कि आप लोगों ने अपने बिज़ी शेड्यूल से हमारे पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला और काफ़ी प्रोग्राम को पसंद किया गया। जो लास्ट प्रोग्राम हमने होस्ट किया था उसे काफ़ी ज़्यादा पज़ीराई मिली और आई होप कि हम आज भी काफ़ी स्टीम्ड और काफ़ी अच्छे डिस्कशंस जो है वो करेंगे इंशाल्लाह। सो सर, पहला सवाल और मैं मेरा आपसे भी है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो गई 2 वीक्स में और पिछले वीक भी। तो पैलेस्टाइन से स्टार्ट करते हैं हम, बहुत सारे टॉपिक्स हैं लेकिन स्टार्ट पैलेस्टाइन से करेंगे। तो पैलेस्टाइन में वॉर को स्टार्ट हुए 600 दिन पूरे हो चुके हैं और हम देखते हैं कि एड बंद है, फूड नहीं है। आज सुबह ही अल जज़ीरा की रिपोर्ट के हिसाब से इज़राइल ने सेंट्रल गाज़ा में जो है अटैक किया है, जिसमें 37 लोग, जिसमें बच्चे शामिल हैं और शहीद हो गए हैं। तो आप क्या देखते हैं कि मामला किस तरह से किस तरफ जा रहे हैं और ये सीज़फायर होगा, नहीं होगा? इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रिस्पॉन्स है, हम देखते हैं काफ़ी यूरोप में जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे वोकल हुआ है कि शहबाज शरीफ भी अभी अपनी रिसेंट विजिट में उन्होंने तुर्की में वोकल हुए हैं इसके ऊपर और इमीडिएट सीज़फायर के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है। बट हम देखते हैं कि पिछले 600 दिनों में सीज़फायर नहीं हुआ। एक सीज़फायर हुआ था बट वो दोबारा से जंग रिज़्यूम हो गई है। तो क्या आपके रिमार्क्स हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया आरतू के ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने शुरू किया हुआ है और वाक़ईन इसकी बड़ी जो है ना इसकी बाज़गश्त सुनी गई है। काफ़ी लोगों ने इसकी तारीफ़ की है, ख़ास तौर पर मैडम की और आपकी जो गुफ्तगू है और बहुत अच्छा रहा है। मुझे काफ़ी लोगों ने इसका फ़ीडबैक दिया है। जो गज़ा की सूरत हाल है फ़लस्तीन की, जी हाँ, बहुत ही क्रूशल उसके अंदर जा चुकी है और जिसको कहना चाहिए कि 600 डेज़ आपने बताया है ख़ुद भी। और इस वक़्त जो वहाँ कंडीशन है कि पहले भी हमने ज़िक्र किया था लास्ट टाइम भी, उस वक़्त भी सनी यही कंडीशन थी कि गज़ा के अंदर कोई एड, कोई इमदाद, कोई खुराक आने नहीं दी जा रही और फिर दूसरी तरफ इसराइल ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हम लोगों को दे रहे हैं। यानी वो ये कह रहा है कि हम तो लोगों को दे रहे हैं वहाँ पे खाने-पीने की चीज़ें, हालाँकि जो हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि वो बमबारी दे रहा है। वो बच्चों को कत्ल कर रहा है, ख़वातीन को कत्ल कर रहा है और बहुत सारे मसाइल वहाँ पे जन्म ले रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो वेस्टर्न मीडिया में उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है लास्ट वीक, वो ये है कि हम लोगों को खाने-पीने की अशिया भी दे रहे हैं, जो लोग हमारी बात मानेंगे हम उनको खाना देंगे, पीना पानी देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो यूरोप का आपने जो मिसाल दी है, वाक़ईन ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है कि यूरोपियन अवाम, यूरोपियन जो नेशन है वो खड़ी हैं फ़लस्तीन के लिए और उन्होंने अपनी हुकूमतों को मजबूर कर दिया है। यानी प्रेसिडेंट मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, ना सिर्फ कहा कि हम मैक्रोन बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूर हुई है कि उनको ये स्टेटमेंट देना पड़ा है कि हम अपने जो तिजारती जो हमारा वो बिजनेस जो हमारा रिलेशन है इसराइल के साथ, हम उसको कट करने जा रहे हैं। इसी तरह अ, वो आयरलैंड है, स्पेन बहुत दिनों से ये बात कह रहा है कि हम जो है वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म करने जा रहे हैं और वो बाकायदा उन्होंने आयरलैंड ने तो 20 जून को पैलेस्टाइन को एक आज़ाद रियासत भी तस्लीम करने के लिए उन्होंने ये कैंपेन चलाई है। फ्रांस भी कह रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है फ़लस्तीनियों की। जहाँ उन्होंने 7 अक्टूबर तूफ़ान अक्सा का काम शुरू किया था जो ऑपरेशन, उस ऑपरेशन ने देखें पूरे यूरोप को तब्दील किया है। ये वो यूरोपीय हुक्मरान हैं जो पिछले 20 महीने से गज़ा में होने वाली जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे थे। ये इसराइल के साथ खड़े थे। आज ये अपनी ही आवाम की वजह से, उनके प्रेशर की वजह से, उनके एहतजाज की वजह से, और कंटिन्यूअस एहतजाज है, ये नहीं कि एक दिन हुआ है, जी, अभी तक हो रहा है, हमसे ज़्यादा हो रहा है। हमसे ज़्यादा। ठीक है, अब उसमें लोगों ने इनको मजबूर किया है कि भाई आप फ़लस्तीन के लिए बात करें।
तो अब ये इस लेवल पर आए हैं कि कम से कम जो स्टेप्स ये ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही वो पॉजिटिव है और इसको अच्छा कहना चाहिए, इसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। लेकिन बस फिर एक जो है ना हमारे ज़हन में ज़ाहिर है कि एक हमारे पास हिस्ट्री है और हिस्टोरिकल ग्राउंड्स हैं, जो पिछला जो बैकग्राउंड हम देखते हैं, तो उसमें ये जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं, इनका कोई किरदार काबिल एतमाद नहीं रहा है। तो बस खुद दुआ कर सकते हैं कि अगर ये इंसानियत के नाते ही सही अपने अवाम के दबाव में ही आकर अगर ये फ़लस्तीन को सपोर्ट करें और फ़लस्तीन के यहाँ पर सीज़ फायर करवाएँ, जंग बंदी कराएँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे अरब और वो मुसलमान हुक्मरान तो फेल हो चुके हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर ये कर लेते हैं तो ये मेरा ख़्याल है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी फ़लस्तीनियों की है कि जिन्होंने इनको यहाँ तक मजबूर किया है और ये आज फ़लस्तीन के राइट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। मैम आपका क्या टेक है इस पे? सर की ही बात से को आगे ही लेके चलूँगी और सबसे पहले ये कि उन सब इंसानों को ख़राज तहसीन है। वो यूरोप के हैं, हम ये कहते हैं कि जी वो नॉन मुस्लिम है, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान है और इंसान होने की जो साख्त है उसको बरकरार रखे हुए हैं। फर्स्ट पैरामीटर को पूरा बिल्कुल ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दे आर मुस्लिम और नॉट, जैसे सर ने कहा। और वेस्टर्न यूरोप स्पेशली इटली, फ्रांस, स्पेन, यूके, इसमें जो है जो एक्टिविस्ट हैं वो खड़े हुए हैं लिटरली। कुछ ऐसी न्यूज़ भी आती हैं कि जी जो प्रोडक्ट्स हैं, हाँ, जबकि उन कंट्रीज़ में ईयू कंट्रीज़ होने की हैसियत से वो एलाइज़ हैं इसराइल के, मगर वो सारी प्रोडक्ट्स जो जितनी भी उनकी कंट्री में बिकती हैं उनको बायकॉट कर रहे हैं। सही है, तो मतलब ये एक बहुत, आप कह रहे हैं कि इंसानियत को उजागर उन्होंने कर दिया। और जैसे सर ने कहा कि जी जो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बाय द वे, लेकिन ये है कि जो मुस्लिम उम्मा है वो खामोश है, स्पेशली अरब कंट्रीज़, जिसमें एक्चुअल में जो अगर हम ज्योग्राफिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसराइल उनके बिल्कुल बीचों बीच है। माज़ी में जैसे सर ने ही बोला, उसको थोड़ा-सा और एलैबोरेट करूँ अगर, तो उसमें ये है कि जी माज़ी में इजिप्ट ने, लेबनान ने, जॉर्डन ने काफ़ी सपोर्टिव किरदार अदा किए हैं पैलेस्टाइन कॉज़ के लिए। लेकिन ये है कि फिर ग्रेजुअली उनके इंटरेस्ट्स में भी जो है ज़ाहिर-सी बात है वक़्त के साथ-साथ तब्दीली आती है। और अब वो खामोशी का अपना इतना सेल्फ इंटरेस्ट पहले रखते हैं। बिल्कुल, अब ऐसा है, इंटरनेशनल रिलेशंस की ऐसा है, एक ऐसा चीज़ है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के की वजह से वो सोर्स है, वो समझ सकते होंगे इस बात को। ऐसे ही है बिल्कुल। और जहाँ तक आपने जो पहले सवाल किया था कि जी जो जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, वो इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे कि हम, जैसे सर ने भी कहा कि हम इस दरख्वास्त का इज़हार ज़रूर कर सकते हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, इंसानियत होने की हैसियत से, मगर अगर वो नहीं करे तो ये उनका इंडिविजुअल मामला है, नहीं अगर वो करते। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज़ उजागर करूँगी कि यूएन का रोल कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस जो है वो आपकी इंटरनेशनल बॉडी है, जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल सिक्योरिटी को एंडोर्स करती है कि जी वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी को बाकायदा बावर करवाएगी। और स्टेट जनरल कन्वेंशन जिसको फॉलो करने की बात करते हैं, वो कहीं ग़ज़ा के मामले में हमें नहीं कोई नहीं आता। नहीं बोलती, ठीक है? तो क्या वजह है? क्वेश्चन मार्क है उसी राइट्स ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट कौन सी रेजोल्यूशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है इसको प्रमोट करता है। इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें आप वही वाली बातें थे, वॉर्स के भी आप जानते हैं, जो सुनने वाले हैं उनको भी मालूमात होंगी कि वॉर लड़ने के भी असूल होते हैं। और उन असूलों में जो है आपने निहत्ते जो आपके सिविलियंस होते हैं जो अनआर्म्ड हैं, उनके ऊपर आप इस तरह से बम्बार्डमेंट नहीं करते। आपने अब तक तकरीबन ये अप्रॉक्स 55,000 पैलेस्टीनियंस जो है वो मैजल बन चुके हैं। सो कहाँ है यूएन का रोल? क्या यूएन जो है वो सिर्फ वेस्टर्न इंटरेस्ट जो है वो सेव कर रहा है, उनको सर्व करता है? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल, वॉर का तो पहला रूल ही यही है कि वॉर हमेशा आर्मी एक कंट्री बिल्कुल ऐसी कंट्री से लड़ती है, तो सिविलियंस का कोई रोल नहीं होता। इवन अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उसमें भी सिविलियंस पार्ट नहीं प्ले करते हैं। जब आप रिलीजन को, रिलीजियस फिलॉसफी को देखते हैं तो अगर जंगें हैं दो आर्मीज के दरमियान में है, उनकी जो सिविलियन जो आबादियां होती हैं उनसे दूर रख के वो मैदान जंग में आके जंग लड़ा करते थे, जो कन्वेंशनल आपके जो वॉर था। अब अगर वॉरफेयर टैक्टिक्स बदली हैं तो आई थिंक ये रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं इनमें जो ह्यूमैनिटी का एलिमेंट है उसको भी अपडेट
होने की ज़रूरत है, आई बिलीव। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है आप दोनों से कि अब रिसेंटली हमने देखा है लास्ट वीक के पीएम शहबाज शरीफ वोकल भी हुए हैं काफ़ी मज़ा के मामले पे, और इसके अलावा उन्होंने विज़िट भी किया है स्पेशली ईरान, अज़रबैजान और टर्की का। और जहाँ पर जो है उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का है उसको सपोर्ट भी किया है और ये अश्योर भी करवाया कि इस्लामाबाद हर मुमकिन जो है वो सहूलत और हर मुमकिन काइंड ऑफ सपोर्ट उन्हें जो है वो देगा। सो आपको क्या लगता है कि ये जो अलायंस एक बन रहा है, क्या ये न्यू ब्लॉक बन रहा है? और ये जो न्यू ब्लॉक बन रहा है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल एक्टर्स उसको किस तरह से देख रहे हैं? और फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान वॉर के तनाजुर में उसके पोस्ट वॉर जो टाइम है उसमें उन्होंने जो ये मूव शुरू किया हमारी गवर्नमेंट ने कि फ्रेंडली कंट्रीज़ के पास वो जा रहे हैं कि जिन लोगों ने जिन ममालिक ने जंग के दौरान वो हमारी हिमायत की और हमारे मौक़िफ़ को सराहा और अभी तक वो उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं और भारत को कसूरवार ठहरा रहे हैं। तो उसमें हमने देखा कि लास्ट वीक में जो बड़ी जो पेशरफ्त है सबसे पहले शहबाज शरीफ तुर्की गए, वहाँ उन्होंने उर्दगान से मुलाकात की, उसके बाद वही वहाँ पर आए वो ईरान, और ईरान में उनकी पहले सुप्रीम लीडर जो है वो सैयद आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात हुई, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, और उसके बाद फिर मसूद पेज़ेश्कियान साहब से वो मिले और इसी तरह फिर वो जो है वो उसके बाद अज़रबैजान गए। तो बुनियादी तौर पर ये मूव ये बहुत अच्छी है और ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान ये इस तरह की सफारतकारी करके पाकिस्तान ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तान एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि एक जानदार किस्म की जिसको कहना चाहिए सफारतकारी है, और ये बहुत ही डिप्लोमेसी को भी बहुत ज़बरदस्त कर है ये, रहे हैं। बिल्कुल। इसके लिए मैं President वो अल्फाज नहीं जोड़ पा रहा हूँ कि जो मुझे इनकी तारीफ में कहने चाहिए। मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है। अब जो इसके रिजल्ट्स हैं, अब हम उसकी उसकी तरफ आते हैं। नंबर एक क्या हुआ है कि इस तीनों जगह पर एक पॉइंट तो कॉमन है कि जो इंडिया ने किया है वो जारियत है, उसकी मजम्मत की गई है। यानी आपके तीनों दोस्त अज़रबैजान, तुर्की और ईरान, तीनों ने फुल सपोर्ट आपको किया है। तीनों ने कहा है कि भाई हम अभी तक आपके साथ, वो जो हमारा स्टांस था हम उसी के साथ हैं और इंडिया को सपोर्ट इस मामले पे नहीं दी जाएगी, हमारी हिमायत आपके साथ है। अच्छा, उसके साथ उसके अलावा जो एक बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान ने आगे बढ़कर दिखाई है, जिसको कहना चाहिए कि पाकिस्तान शायद आज़ादाना यानी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ख़ारजा पॉलिसी की तरफ जा रहा है। जो एक ब्लेम था या जो एक तासुर भी है पाकिस्तान की, हाँ, कि पाकिस्तान की मसलन, हाँ, कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी जो है वो आज़ाद नहीं है या इसके ऊपर जो है ना अमरीकी तसल्लुत है। ये बात सही है कि अमरीकी तसल्लुत है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का ये पैगाम कि जो उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट के साथ मसूद पेज़ेश्कियान साहब के साथ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्टैंड बाय ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, पीसफुल प्रोग्राम। ये बहुत स्टेटमेंट है उनकी ये बहुत बड़ी बात है। ये उनका राइट है like बिल्कुल। to have a civilian और nuclear मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने इस बयान को पेश करके ये बताया है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, ये जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो बहुत आज़ाद और बहुत जानदार है। ये पाकिस्तान ने ये बहुत बड़ा काम किया और साथ ही उन्होंने कहा कि इसराइल को तस्लीम करने का सवाल जो है वो आउट ऑफ सर्विस हो चुका है। यानी हमारे पास कोई इस तरह की डिबेट है ही नहीं अब। हाँ, यहाँ मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन एक काम और करना चाहिए, इसको प्रैक्टिकली नज़र आना चाहिए। यानी नज़र आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। चाहिए इसके पाकिस्तान में कैसे आएगा वो नज़र? मसलन जो पाकिस्तान से 11 सहाफ़ी और कुछ एंकर्स और कुछ शोबिस के लोग कुछ महीने पहले इसराइल गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने पाकिस्तान और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ बयानात दिए, उनके नाम आश्कार किए जाएँ, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, तो समझ में आएगा कि शहबाज शरीफ साहब का ये जो वोकल होना है फ़लस्तीन के मसले पर और इसराइल को तस्लीम ना करने के मसले पर, फिर समझ में आएगा कि ये वाक़ई ये अमली है, क्योंकि ये होना चाहिए। फिर भी ये जो लेवल है जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, पॉजिटिव साइन है। पाकिस्तान की जो कुदरत है वो दोबारा से रिव्यू हो रही है, पाकिस्तान की ताकत, और अल्हम्दुलिल्लाह ये होनी चाहिए। और हत्ता सिर्फ ये नहीं, अगर आपने अफ़गानिस्तान के मामलात को देखा हो तो अफ़गानिस्तान में भी पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी सफारतकारी के ज़रिए अफ़गानिस्तान को अपने साथ कर लिया। हालांकि अफ़गानिस्तान से हमारे बहुत क्राइसिस थे। खुलासा ये निकलता है काफी क्राइसिस हमारे साथ। खुलासा ये है कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, अज़रबैजान शायद कोई अलायंस तो नहीं बन रहा। ऑलरेडी एक शंघाई जो अलायंस है वो हमारे पास है।
शंघाई ऑलरेडी हमारे पास ब्रिक्स इस वक्त काम कर रहा है और ब्रिक्स में मेंबर्स भी हैं OIC मेंबर्स हैं। ब्रिक्स में फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने भी दरख्वास्त दी हुई है, ईरान उसमें शामिल हो इसमें हमें इंडिया की ठीक ऑपोजिशन है। का था। हाँ, नहीं वो ईरान है ना वहाँ पर, ईरान वहाँ पर है, साउथ अफ्रीका है, चाइना- चाइना है वहाँ पर, चाइना आपको सपोर्ट करेगा, वो रशिया भी आपको सपोर्ट करेगा चाइना की वजह से, आपके बना ठीक है ना। तो ये सारी सिचुएशन है कि शायद इन मुलाकातों से ये भी हासिल होगा। तो बहरहाल एक अच्छा साइन है और ये सफारतकारी मैं समझता हूँ इसी तरह जारी रहनी चाहिए ताकि इंडिया की जो जंगी जुनून है, खासतौर पे वो मोदी का जंगी जुनून, इसे ख़त्म करना चाहिए। मैम आपका क्या टेक है इस पे? सबसे पहले मैं फ़लस्तीन की बात करूँगी इस पॉइंट पे भी। अभी के तनाज़ुर में तो ये है कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि जी टर्की, ईरान और अज़रबैजान का जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विज़िट कर रहे हैं, वो जैसे आपने भी कहा कि डिप्लोमेटिक अलायंस को बेहतर करना, स्ट्रेटेजिक जो आपकी अलायंस है उसको बेहतर करने की कोशिश है। लेकिन ये है कि इसमें पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की कमी रही सिंस 2023 जब फ़लस्तीन का मामला शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक बहुत आप कह लें कि आउटराइट जाके पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने पैलेस्टाइन के ऊपर ये बात नहीं की जो अब वो कर रहा है। अब शायद ज़रूरत है इसलिए या पहले वो खामोश था, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि वो क्यों खामोश था जबकि और इस्लामिक रिपब्लिक हो आप जो मुस्लिम कॉज है उसको सपोर्ट करें, आपकी ये एक हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है, हक भी है, फ़र्ज़ भी बनता है। तो पहले क्यों नहीं किया और अब आप करें, अच्छी बात है, उससे मैं डिसएग्री नहीं कर रही। लेकिन ये पहले से ही स्ट्रांगली करते रहना चाहिए था। अब आप जो पावर ब्लॉक बना रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, ये भी अभी कबल अज़ वक़्त है कहना, मैं नहीं समझती कि हमें बहुत ही 100% हो के जैसे सर ने बात की, वो ये है कि जी हम सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी की तरफ तो जा रहे हैं, ये एक आप इसमें भी मतलब एक अंडरस्टेटमेंट है। आगे चल के चेंजेस होंगे, देन अगेन वही वाली बात है कि आप आइसोलेशन में चीज़ें नहीं देख सकते क्योंकि इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो हमेशा आपको मनूवर करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका क्या-क्या स्टांस होगा वो उसको करने देगा, नहीं करने देगा। पावर्स अपने रोल से रूल प्ले कर वो क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस है बहरहाल, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अभी ये कि एक पूरा आप कह लें कि वेस्ट एशिया, साउथ एशिया में का जो एक पूरा एक एलिमेंट जो स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर चीज़ें बहुत अभी डिफाइंड नहीं है। तो फ़िलहाल मैं समझती हूँ हमें इसको देखते रहना चाहिए क्रिटिकल तरीके से। खासतौर पर सारी सॉरी मैं यहाँ पे नहीं, इंटरप्ट कर रहा हूँ, खासतौर पर कि जो ये बात कर रही हैं उसमें एक चीज़ और भी ऐड कर लें कि जो ईरान के खिलाफ इसराइल की धमकियाँ हैं, जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ हमला कर ना सिर्फ ये सर, अभी आप देखें ना कि ट्रम्प जो हैं, डोनाल्ड ट्रम्प साहब, उन्होंने जब मिडल ईस्ट का दौरा किया है तो उसमें भी उन्होंने कहा कि ईरान को वो मौका ज़रूर देंगे, जिसमें ईरान ने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान का जो न्यूक्लियर डील है वो हो ही नहीं सकता। तो देन अगेन देयर आर क्वेश्चंस। अगर ये सूरत हाल होती है तो उसमें पाकिस्तान का क्या क्या रूल होगा क्या मैं गेस कि जितना जितना वोकल पीएम शहबाज शरीफ साहब हुए हैं तो उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरनेशनल एक्टर्स पे ये मैसेज ऑलरेडी चला गया है कि हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल वो तो आपकी बात सही है, लेकिन देखो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो है ना आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा फोकस रखते हैं। फिर दूसरा ये कि जो आपके अलायंस हैं जिनके साथ भी आप जिन भी कंट्रीज़ के साथ आपके अलायंसेस बनते हैं उनके भी आप मौक़िफ़ और इंटरेस्ट जो है वो और इसी में होता है। नहीं, ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान अगर उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत नहीं करेगा तो पाकिस्तान का अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हाँ, अब ये तो खतरे में आ करते जाएगा। हैं। तो ये ज़ाहिर है कि अच्छा न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो किसी की आप हिमायत करें तो हमारा कोई इंटरेस्ट खतरे में जाएगा, नहीं जाएगा। क्योंकि ये हर स्टेट का राइट है, चाहे वो ईरान है, पाकिस्तान है, चाहे खुद अमेरिका है। वो एक स्टेट है, हम उसको आज़ाद रियासत मानते हैं, ठीक है, एक रियासत के तौर पर है, वो भी रखे न्यूक्लियर अपने पास एनर्जी, ठीक है ना। लेकिन एक आज़ाद रियासत को ये कहना कि नहीं करने देंगे हम इजाज़त, भाई आप होते कौन है इजाज़त देने वाले, आपसे मांगता कौन है इजाज़त। असल सवाल ये है, तो पाकिस्तान ने बिल्कुल अपने नेशनल इंटरेस्ट को इसमें मद्देनज़र रख के, क्योंकि ये सेम इंटरेस्ट जो कि है, बहरहाल बहुत अच्छी म्यूचुअल इंटरेस्ट है। हाँ, ये बहुत अच्छा उनका मैं ये है। सिर्फ इनकी बात में ऐड कर बिल्कुल, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी जो लास्ट रफीक हुई थी प्रोग्राम में वो पाकिस्तान और इंडिया के वॉर चल रही थी, उस टाइम सीज फायर नहीं हुआ था। सो अब सीज फायर हो चुका है और इंटरनेशनल एक्टर्स ने अपना रोल प्ले किया है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रम्प और यूएस ने अपना रोल प्ले किया है उसमें। उसके बाद से पीएम मोदी
जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी 2 स्टेटमेंट्स आई हैं। एक बिल्कुल उनकी सीज़फायर के बाद स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज़ किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर एंड नहीं हुआ। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि वो एस्केलेशन चाहते हैं, वो वॉर मज़ीद चाहते हैं, या ये जस्ट एक स्टेटमेंट थी कि वो अपने पब्लिक को जो है वो काम डाउन कर सकें और उनको एक सैटिस्फैक्टरी लाइन दे दें कि नहीं, हमने तो अभी एंड नहीं किया और हम तो पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। और सेकंड ये कि अभी कल ये उनकी दूसरी स्टेटमेंट भी आई है कि जिसमें जो है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को एज अ टूरिज्म यूज़ कर रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो कि एक सॉवरेन गवर्नमेंट है, जिस पर उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि वो टेरर को सपोर्ट करती है और अपनी कंट्री को रन करने के लिए जो है वो टेरर को एज अ टूरिज्म, एज अ टूल जो है वो यूज़ करती है। सेकंड, ये पाकिस्तानी यूथ को उन्होंने मुखातिब किया और कहा कि इस टेररिज्म को जो है वो कंडेम करने के लिए आप आएँ और इसको कॉम्बैट करने के लिए यूथ आगे आए, अपना रोल प्ले करे। और थर्ड उनका ये था कि अगर आप जो है वो फोकस करें अपनी रोटी पे, अपनी रोटी खाएँ, गोली देने के लिए तो हम हैं ही आपको। सो अकॉर्डिंग टू मी कि एक इतनी बड़ी लार्जेस्ट इकॉनमी, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी के पीएम इस तरह की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही अजीब-सी बात है, बहुत काइंड ऑफ रबिश है। सिर्फ अजीब-सी है तो बल्कि बहुत ही नामाकूल है। बिल्कुल, तो आप क्या समझते हैं कि जो इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं, वो इंटरनेशनली क्या वो पैगाम देना चाह रहे हैं? या क्या उनकी इंटेंशन है? या वो जस्ट अपनी आवाम को, जैसे कि इंडिया में हमेशा होता है कि पाकिस्तान को एज़ अ टूल यूज़ किया जाता है कि हम जो है अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर लें, हम इलेक्शंस में अच्छी सीट्स हासिल कर लें और पाकिस्तान का ज़िक्र किए बगैर होती नहीं है। तो क्या पाकिस्तान को इसको एज़ अ थ्रेट लेना चाहिए इन चीज़ों को? पाकिस्तान अगर है तो क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई मौक़िफ़ आना चाहिए इस पे? जहाँ तक मोदी के रिसेंट स्टेटमेंट्स का ताल्लुक है, जो पहले भी उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर पॉज़ किया है, तो मैं उसके लिए कहता हूँ कि आप उसको दोबारा रिज़्यूम करें, हम उसको फुल स्टॉप करेंगे। पहली बात तो ये है। तो दूसरी ये एज़ ए पाकिस्तानी, ये हमारी उनके लिए एक पैगाम है हमारे इंडियंस के लिए ख़ास तौर पे। अच्छा, जिस तरह वो हमारे यूथ को कह रहे हैं, हम उनके यूथ को पहले से कहते आ रहे हैं कि देखें, इस जंगी जुनून के जो शिकार लोग हैं वहाँ पर, ख़ास तौर पे मोदी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं बदकिस्मती से वहाँ पर, इन जैसे लोगों से इंडियंस को चाहिए कि अपनी जान छुड़ाएं। इंडियन नेशन का ये कैलिबर नहीं है कि यानी मोदी जैसा जंगी जुनून रखने वाला एक इंसान जो खुलेआम अपने पड़ोसियों को ये कहता है कि रोटी खाओ वरना वो गोली खाओ, ठीक है ना? ये नहीं, ये देखें, ये खुलेआम धमकी है, बदमाशी है। ये तमाम नॉर्म्स, इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल जो सबकी वायलेशन है। वायलेशन है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है। अगर माइट इज़ राइट चलना है तो ठीक है, फिर आप गोली मारें, हम भी मारेंगे गोली, फिर तो यही होगा। और अगर आपको इंसानियत से चलना है तो फिर आप इंसानियत के दायरे में रहें। लिहाजा इस मौजू पर जो आपने बात की कि मोदी, मैं समझता हूँ कि इंडियन अवाम की सबसे बड़ी बदकिस्मती उनके ऊपर ये है कि पिछले 12 साल से मोदी जैसा एक इंसान जो कि जंगी जुनून रखता है अपने दिमाग में, इंसान को इंसान नहीं समझता है, वो उन पर हाकिम है और उसकी वजह से इंडियन नेशन का जो एक शिराज़ा है वो। जो नहीं, जो उनका एक फेस है, जो उनका चेहरा है, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में, वो ख़राब हो रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि ये तो हमारे हिंदुस्तानी अवाम को सोचना है कि उनको इनसे कैसे जान छुड़ानी है। पाकिस्तानी लोग बहुत खुश हैं, पाकिस्तानी जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को टूरिज्म, भाई टेररिज्म को टूरिज्म आपने बनाया। कश्मीर के साथ जो मुल्हिका गांव है, वहाँ पर आपने साबिका इसराइली ओहदेदारों को वहाँ बिठाया हुआ है। मोसाद के एजेंट्स वहाँ पर आके रह रहे हैं, छुट्टियाँ मनाते हैं, ठीक है? वहाँ पर हेब्रू लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है, ज़ायनिस्ट कल्चर वहाँ पे प्रमोट किया जाता है। तो दहशतगर्दों के अड्डे तो आप हैं कि जो लाखों फ़लस्तीनियों के कातिल हैं, लबनानियों के कातिल हैं, शाम के कातिल हैं, यमन के लोगों के कातिल हैं, उनको आपने जगह दी हुई है इंडिया में, ठीक है ना? फिर आप कहते हैं कि हमने टेररिज्म को टूरिज्म हकीकी तौर पर इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। और इस बात का जवाब, अगर उनको शौक है वो लड़ने का, तो फिर वो मैदान से भागते क्यों हैं? उन्होंने क्यों अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन किया था जब 3 दिन की जंग थी? हमने देखे, कार तो इंडिया की तरफ से। बिल्कुल हमने बहुत अच्छा किया। फिर वो कहने के हमारे काउंटर पाकिस्तानी काउंटर पार्ट ने हमें कॉल किया था। नहीं, अब ये
देखिए ना, हमने उनका राफेल त्यारा गिराया, उनके और चीज़ें की, उन्होंने जो इसराइली ड्रोन भेजे, हमने सिर्फ उनको मारा नहीं, हमने उनको हैक किया। वो अपनी इन्फॉर्मेशन वापस नहीं भेज सके हेडक्वार्टर को। ये इनकी बहुत बड़ी ना सिर्फ इंडिया की शिकस्त थी, ये इसराइल की शिकस्त थी। S-400 ठीक है ना, वो S-400 उनका नकारा किया, उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर जहाँ से उन्होंने बमबारी की थी, वो तो ये सारी चीज़ें ये ऑन रिकॉर्ड है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता और दुनिया ने ये तमाशा देख लिया है कि इंडिया झूठ बोलता है, इंडिया बदमाशी का सहारा लेता है। तो अभी भी ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर, हम पाकिस्तानियों को ये चाहिए कि इनको कोई, जिसको कहना चाहिए ना कि इनको कोई मेंटल थेरेपी दे इनको कोई, ताकि इनकी कुछ ज़हनी हालत इनकी ठीक हो और इन लोगों के लिए कोई साइकोलॉजी के ये कोई साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल कायम किए जाएँ और बात कि है जहाँ कि इनकी सिर्फ ट्रीटमेंट ये की जाए। करने की वजह से पूरा नेशन जो है नेशन बदनाम हो रही है। पूरी नेशन बदनाम ना कि सिर्फ बदनाम हो रही है बल्कि उनकी फ्यूचर जनरेशन में जिस तरह से वो ये हेटिज्म को फ्यूल कर रहे हैं ये बहुत नेशनल कम्युनिटी में उनका इमेज खराब हो रहा है। हाँ, लास्ट पॉडकास्ट में जो हमने बात की थी वो दोबारा रिपीट करूँगी 2 पॉइंट्स जो कि पहले भी बात की जा चुकी है इसके हवाले से। वो ये है कि जी एक तो सबसे पहले जो मीडिया प्रोपेगेशन है विद इन इंडिया उसकी मैंने बात की थी। वो ये थी कि जी जो नैरेटिव गवर्नमेंट देती है उस पे लोगों का एतमाद ज़्यादा है और वहाँ पे जो इंडियन नेशनलिज़्म का जो एक आइडिया है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली टू इन पाकिस्तान। तो ये कहने का मकसद ये है कि जब वो आप प्रोपेगेट कर रहे होते हो तो वो लोग ज़्यादा अपील लेते हैं उसकी। ये नेचुरल है और वहाँ का मीडिया जो है वो स्टेट ओरिएंटेड ज़्यादा है कंपैरेटिवली कि वो आज़ाद हो, जहाँ तक ये मेरी ओपिनियन है। दूसरी पॉइंट ये है कि जैसे सर ने भी अभी बयान किया कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनका जो एक आप कह लें कि एलिमेंट ऑफ जाहिरियत यानी एंडोर्स करना हेटिज्म को हेट एग्रेशन को फाउंड करते हैं। हाँ मतलब और स्पेशली जो मुस्लिम रिलेटेड जो एग्रेशन और हेट है उसको तो मैं उसमें ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि वो हिंदुइज़्म को भी खुद नहीं जानते क्योंकि अगर हिंदुइज़्म की फ़िलॉसफी भी देखी जाए तो वो इस चीज़ को प्रमोट करती ही नहीं है ठीक है। उन्होंने पता नहीं एक अपना पॉलिटिकल हिंदुइज़्म खुद से क्रिएट किया हुआ है उसको ही वो आगे लेके चल रहा है। बहरहाल आरएसएस की फिलॉसफी को आगे लेके हाँ, आरएसएस की फिलॉसफी जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी आपकी स्टेट जो है वो हिंदू स्टेट होनी चाहिए जिसमें और कोई लेकिन खैर खुद एंशंट इंडिया की हिस्ट्रीज में ये चीज़ हम देख सकते हैं कि वो रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट करते हैं। हिंदुइज्म एज अ रिलीजन ये चीज़ प्रमोट नहीं करता कि जो आप दूसरे को जो है वो ख़त्म कर दें उसका जो राइट है ऑफ लिविंग या उसका राइट ऑफ कोई भी मसला इंटीग्रिटी बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो किस चीज़ को टूल बना के वो करें। अच्छा दूसरा जैसे सर ने बोला उसमें मैं एग्री करती हूँ इसलिए मैं उसी को बात को आगे लेके चल रही हूँ ये कि जैसे इसराइल और इंडिया का जो रिलेशन है आपस में वो डिप्लोमेटिक हो वो फ्रेंडली रिलेशन हो उनका आइडियोलॉजी जो है वो मैच करती है ठीक है जिसकी वजह से आई थिंक स्ट्रेटेजिकली वो बहुत अच्छे एलाइज हैं। बट वो आइडियोलॉजिकली भी एक पार्टनर्स है। बिल्कुल जैसे हम देन अगेन सिमिलैरिटी अगर ड्रॉ की जाए तो जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ है और जो ज्यूज़ फिलॉसफी है वो प्रमोट नहीं करती कि जी वहाँ पे स्टेट ऑफ इज़राइल बने। इनफैक्ट वो आप अगर ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ की जो रबाइज हैं बेसिकली आप उनकी बात अगर सुनेंगे की स्टेटमेंट सुनेंगे तो वो उसको एंडोर्स ही नहीं करते। वो कहते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट द याहवे बेसिकली यानी इब्रानी ज़बान में अल्लाह ताला का नाम याहवे के नाम से लिया गया है। तो वो कहते हैं कि जब उसने हमें ये क्या कहना चाहिए सैंक्टिटी नहीं दी कि जी हम एक स्टेट बना सकते हैं तो हम खुद से ये कैसे कर सकते हैं। तो ज़ायनिज़्म एक्चुअली ज़ायनिज़्म जो है वो भी ज्यू रिलीजन को एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है स्टेट बनाने के लिए। और यहाँ पे जैसे आपने ही निशानदेही की उसकी तरह आर्डू कि आरएसएस जो है उसका भी आइडिया यही है। सो बेसिकली हिंदू फिलॉसफी से वो हट कर है तो हमें दोनों पर्सपेक्टिव्स को एक तो कॉमनैलिटी भी ड्रॉ हमें करनी चाहिए। दूसरा ये है कि हमें पॉलिटिकल जो एक रिलीजियस व्यू है और एक्चुअल में जो रिलीजियस फिलॉसफी है जिसमें मॉरल ग्राउंड्स के साथ वो बयान करता है उन दोनों चीज़ों को हमें अलग अलग रखना चाहिए उसको समझना चाहिए। थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतना अच्छा एड्रेस किया इन सब चीज़ों को। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल होने वाला बहुत डिबेट जिस पे आजकल हो रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो कि न्यू प्रेसिडेंट बने और अपना पहला दौरा उन्होंने जो है वो यूएई सऊदीया अरब और कतर का किया जिसमें सऊदीया के साथ $600 बिलियन की डील साइन की गई।
कतर के साथ $1.2 ट्रिलियन और जहाज़ अलग से मिला है उन्हें। और इसके अलावा यूएई में 1.4 ट्रिलियंस की डील साइन की गई, जिसके अंदर आर्म्स डील भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जॉब्स क्रिएशन है, डिफरेंट सेक्टर्स में काम है, स्पेशली साइबर में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो मतलब मुस्लिम उम्मा के लिए एक शॉक है ये, और एक दुख भी है कि इतनी इन्वेस्टमेंट्स आप यहाँ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गज़ा में जो है, जो हाल है, वहाँ पे आप ना वोकल हैं, ना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना आप एड दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप ज़िक्र तक नहीं कर रहे हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंसान, जो कि एक बहुत इरेटिक और बहुत टेम्परामेंटल हैं, और उन्होंने जाके पहला दौरा अपना वहाँ किया है, तो बहुत हैरानकुन बात नहीं को। और इस पे आप क्या स्टैंस है आपका, क्या टेक, क्या कहना देखिए आरज़ू, इसमें 2 बातें। एक बात तो ये है कि ये कहा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट होगी, तरक्की होगी, रिलेशंस बढ़ेंगे, मफ़ादात आगे बढ़ेंगे, ये सारी बातें होंगी इसमें। ये इंटरनेशनल रिलेशंस की ज़बान में या पॉलिटिकल साइंस की ज़बान में बात है। लेकिन एक जो रियलिटी बेस्ड जो हकीकत पर जो मबनी एक बात है, वो ये कहना चाहिए कि ये 4-5 ट्रिलियन डॉलर्स किसका पैसा है? बिलाखिर ये मुसलमानों का पैसा है। मुसलमान ममालिक हैं तीनों। ये पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए? क्या टेक्नोलॉजी को रेंट पे लेना चाहिए? या तरक्की और पेशरफ्त ये होनी चाहिए कि आप इस पैसे की मदद से करें? खुद इन्वेंट करें, खुद आप इस काबिल हो जाएं कि आप दूसरों को लीड करें। मैं ये कहता हूँ इसके बारे में 1 पॉइंट, जो मैंने एक टीवी चैनल पे भी कहा उस दिन, कि ये रेंट आउट की गई है। सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी, असलहा, जो कुछ आपने देखा है, मैडम अभी बता रही थी, $142 बिलियन सिर्फ सऊदी अरब में मिलिट्रीज, उसके सारी आर्टिलरी की चीज़ें हैं, जहाज़ हैं, जंगी जहाज़ हैं, F-35 हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई ठीक है, आप करें, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं आप ये? क्या ये F-35 वो यमन पे बमबारी करेंगे जैसे पहले करते रहे हैं? सवाल तो ये है ना, खतरा किससे है आपको? हाँ, बेहतर है कि ये $600 अरब आप लगाएं, अपने साइंटिस्ट पैदा करें, अपनी टेक्नोलॉजी बनाएं। आप बना सकते हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अफसोस है कि ये है। फिर आप देखिए कि जो बिहेवियर हमें नजर आया है, जिस पर आपने भी इशारा किया है, ट्रंप एक जगह पे आता है, उसको $600 अरब देता है। एक शख्स इसलिए देता है कि भाई मेरी बादशाहत कायम रहे, मेरी डेमोक्रेसी के नारे मत लगाना, यहाँ पर मुझे किंगडम एंजॉय करने देना। ट्रंप उसको गारंटी करता है 600 बिलियन में। जैसे ही वो दूसरी जगह जाता है, दूसरा ये चाहता है कि मैं उसको डबल दूं। यहाँ 600 था, वहाँ वो 1200 दे देता है ट्रिलियन, 1.2 ट्रिलियन। वो इसलिए देता है डबल करके कि भाई तुम्हारा जो मोहम्मद बिन सलमान से रिश्ता है, उससे ज़्यादा रिश्ता मेरे साथ होना चाहिए। और प्लस वो कहता है कि साथ में एक जहाज़ भी ले लो। इसी तरह जब तीसरी जगह पर वो जाता है, तो वो उससे भी आगे बढ़ जाता है, कल्चर को कोलैप्स करता है, वो वायलेट करता है ख़वातीन को, इस तरह से वहाँ पे उनके लिए नचाना और उनके बाल खोल के, सारा इसको बहुत एतराज़ हुआ है। ख़वातीन की बड़ा एहतराम है माशरे में। ख़वातीन का मकसद ये नहीं है कि आप उन्हें टूल के तौर पे इस्तेमाल करें, आप उन्हें एक टूल बना दें अपनी मार्केटिंग के लिए। इंटरप्ट करूँगी इसमें। मैंने देखा था, लेकिन ये वीडियो जो है ना, ये एआई जनरेटेड है। नहीं, एआई जनरेटेड नहीं है, वो रियल है, वो कल्चर है उनका। अच्छा, उन्होंने 1.4 ट्रिलियन दिए, यहाँ पर आए तो इन्होंने 1.4 ट्रिलियन दे दिए। इन्होंने कहा कि हम आपको थोड़ा उससे भी ज़्यादा देंगे जो पीछे से लेते हुए आप आ रहे हैं। क्यों देंगे? क्योंकि उन दोनों से ज़्यादा हम चाहते हैं कि हम आपके वफादार रहें। यानी एक से बढ़कर एक अपने आप को उनके आगे बिछा रहा है। और शाह से ज़्यादा शाह का और दर्द यहाँ पर ये है, जो मेरा दर्द है एज ए तालिब इल्म, एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुसलमान, एज ए इंसान, वो ये है कि देखिए ये दौलत, ये मुसलमानों के मुश्तरकात के लिए खर्च होनी चाहिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए खर्च होनी चाहिए, मुसलमानों की एम्पावरमेंट, मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। सबसे बड़ा मसला हमारे पास, जो हमने शुरू में बात की, वो फ़लस्तीन का मसला है। अगर वो इसके लिए नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि इसका कोई हासिल नहीं होगा। आप कुछ भी कर लें, वो आपके साथ उन्होंने वही करना है जो उन्होंने लीबिया के साथ किया, जो उन्होंने सद्दाम के साथ किया। मुअम्मर कज़ाफ़ी कौन था? एक ज़माने में, अगर आपको याद हो, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, कज़ाफ़ी वो रशियन ब्लॉक में था एक ज़माने में, लेकिन जैसे ही उसने अमेरिकन ब्लॉक को ज्वाइन किया, उन्होंने उसका क्या असर किया? सद्दाम सेम, एक ज़माने में वो लेफ्टिस्ट था, लेकिन उसने आकर जो है वो रशिया को छोड़ा, उसने अमेरिका पे एतमाद किया। अमेरिका ने उसके साथ क्या किया? अपनी फ़ौजें इराक में भेज दी, उसको फांसी पे लटकाया। दर्जनों मिसालें हैं, यासिर अरफ़ात इसी तरह। लेकिन इसमें सर वो मिस्र में
जो हमारे जो अनवर सादात से पहले थे, जमाल अब्दुल नासिर, बड़ा रेजिस्टेंट फाइटर था, लेकिन जैसे ही अमरीकियों से वो आया, उसको भी जो है वो अनवर सादात से उसको मरवाया गया। अनवर सादात ने आकर अमेरिका से हाथ मिला, आज तक वो मिस्र अमेरिका के हाथ में। तो ये हमारे अरब हुक्मरानों को सोचना है कि वो ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या आया ये इन्वेस्टमेंट आया उनके भी फ़ायदे में है या उससे किसी और को फ़ायदा हो रहा है। होना ये चाहिए कि मुसलमान अक़वाम के दरमियान, हमारे दरमियान ये होना चाहिए कि मेरी तरक्की से आप फ़ायदा, बिल्कुल। आपकी तरक्की से मैं फ़ायदा लूँ। एक चीज़ में आप आगे हैं, आप मुझे ताउन करें, एक चीज़ में मैं आगे हूँ, मैं आपको ताउन करूँ। ये हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। मुझे लगता है कि अगर इतनी इन्वेस्टमेंट हम ओआईसी को स्ट्रेंथन करने में लगाते, वर्ल्ड की सेकंड बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूएन, और हम देखते हैं कि जो कि बनी ही इस कॉज पे थी कि इनको बचा रही है पूरे फ़लस्तीन के लिए, उसका कोई रोल हमें नज़र नहीं आता ओआईसी का। सो दुख की और अफसोस की बात है। मैं कुछ कह रही थी। बस ये कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स में थोड़ा-सा मैं कॉन्टेक्स्ट दूँगी इन सारी डिस्कशन का, जो सर ने बता दिया है। एक तो ये कि आपने सवाल किया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनका विज़िट है, उसका इम्पैक्ट के हवाले से। सबसे पहले तो ये है कि हमें थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट में ये समझना चाहिए कि जब भी अमेरिका में कोई भी दोनों में से कोई पार्टी जब आती है, तो उसका क्या मैनिफेस्टो होता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कंज़र्वेटिव पार्टी के हैं, उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें सबसे पहले ये होता है कि जी इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस को और मिलिट्री स्ट्रेंथ्स को, अपनी सिक्योरिटी को, और जो वो पॉलिसी बना रहे हैं किसी भी रीजन की, उस सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। उनके आने से पहले जो है हम देखते हैं कि जी ऐसा नहीं है कि जो बाइडेन जो है और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यहाँ पे कोई इकदाम नहीं किया। लेकिन हमें मिडल ईस्ट के अंदर उनकी प्रेजेंस जो है, अमेरिका की प्रेजेंस जो है वो विड्रॉ की तरफ जाते हुए हमने देखी है। एक तो ये कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो री-एंडोर्स करना चाहते हैं अपनी जो मिडल ईस्ट की पॉलिसी है, इन सारे जो उनके विज़िट के तरीके बिल्कुल चाहते हैं, और रिहैबिलिटेट करना चाहते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कोर्स, बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन ऑफ कोर्स सऊदी अरब, कतर एंड यूएई। और सेकंड पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि ट्रंप की पॉलिसी भी यही है कि वो बायलैटरल रिलेशंस को प्रमोट ऐसे है, और वो मल्टीलैटरलिज्म की तरफ नहीं जाते हैं। मल्टीलैटरल जितने प्लेटफॉर्म्स हैं सबसे विड्रॉ कर चुके हैं। पहले भी जब आए थे उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ किया, और अब दोबारा असल में जो ट्रंप है, वो शायद उसको इस तरह से पेश करना है कि वो कोई, जो उसके बारे में कहा भी जाता है कि बिजनेसमैन है, बिल्कुल ये एक रियलिटी है। रियलिटी है। लेकिन एक ये तासुर जाना कि वो कोई सॉफ्ट इंसान है, वो जंगों का खात्मा कर रहा है, वो बिजनेस को क्रिएट कर रहा है, वो बायलैटर नहीं, वो इंटरेस्ट वो जानबूझकर, ये अमेरिकन जो पीछे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो वेस्टर्न, ये जानबूझकर इस इमेज को क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये इतना ही अच्छा है, मिसाल के तौर पर, तो वो यूक्रेन को वहां से निकाल, एब्सोल्युटली नहीं निकाल रहा, नहीं निकाल उसको फ्यूल कर रहा है। वेपन ट्रेड भी तो होगी ना। रसिया वेपन ट्रेड ये इतना ही अच्छा है और इतना ही सॉफ्ट है और इतना ही इसके हाथ में जादू की छड़ी है कि ये दुनिया के मसाइल को हल कर सकता है। तो उसे चाहिए कि वो गज़ा के अंदर इमदाद जाने दे। इमदाद इनके ऑर्डर पे बंद है, इमदाद इनकी वजह से बंद है। ये वो रियलिटीज़ हैं, ठीक है। इसी तरह इज़राइल तो और बहुत सारे मसाइल हैं। करता है, बिल्कुल, यूएस इज़राइल। ईरान की हमने पहले बात की, वो ईरान को धमकियाँ देता चला आ रहा है। तो ये जो इनके जो इस तरह का एक बिहेवियर है, मेरा ख्याल है कि वो मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी बताता हूँ, शायद आपने पहले सुनी हो। जिस ज़माने में ट्रंप की पहले हुकूमत थी, आज से पहले, जो बाइडेन से पहले, जी जी तो उस वक़्त भी मोहम्मद बिन सलमान के जो बहुत अच्छे रिलेशंस थे ट्रंप के साथ, और जैरेड कुशनर जो उनके दामाद हैं, उनके साथ उनकी दोस्ती भी है। तो उस ज़माने में भी ट्रंप ने इनसे बहुत पैसा लिया, और उस ज़माने में सऊदी अरब यमन पर जंग कर रहा था, यमन पर एग्रेशन कर रहा था, और सऊदी अरब को क्या चाहिए था? इंटरनेशनल खामोशी चाहिए थी, वो मिली। किसी भी आप रिकॉर्ड उठा लें पिछले 15 साल का, 2015 से लेकर 23 तक, 10 साल के रिकॉर्ड में किसी दुनिया की हुकूमत ने यमन पर सऊदी जारियत की मरम्मत नहीं की। ऐसे ही ये ट्रंप से उनको चाहिए था, वो मिला, उसके बदले में उन्होंने पैसे दिए। तो इनको कहा जाता था कि दूध देने वाली गाय। यानी ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये टर्म यूज हो रही है। वहाँ पे आप देखें, वो इनको काऊ से इसको तशबीह दे रहे हैं, इनको अरबों को, कि ये उनको दूध, यानी वो पैसा दे रहे हैं, ट्रंप इनसे ले रहा है। ऐसे ही ट्रंप इसमें फिर सर की बात है, वहीं से शुरू करूंगी कि फिर सर ने जो है बताया कि जी इंटरनल
एस्पेक्ट्स को डिफाइन करते हुए कि जी ट्रम्प जो है वो किस तरह से इंडिविजुअली मोहम्मद बिन सलमान और फिर जो यूएई और कतर के जो दल के अहद हैं उनके साथ किस तरह से डील कर रहे हैं। तो वो तो इंटरनल मामला हो गया। अच्छा, हम इंटरनल और एक्सटर्नल आज की क्योंकि ग्लोबलाइज दुनिया है हमारी, तो हम उसको अलग अलग नहीं देख सकते। अगर आप एक्सटर्नली देखेंगे, इंटरनली तो सर ने बिल्कुल वजह और बेहतर तरीके से उसको डिफ़ाइन कर लिया। अगर हम एक्सटर्नली देखते हैं तो अगर जो हमारा ये जो सऊदी अरब का जो रीजन है उसमें आप देखें कि सुएज़ कैनाल बहुत स्ट्रेटेजिक अपनी पोजीशन रखता है, ठीक है? और यूएस को उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट को अपने तहवील में तो वो नहीं ले सकता, लेकिन एक तरह से कंट्रोल बनाना उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा मकसद है और उसको वो नहीं साइड करना चाहता। तो इसके लिए भी रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स विद मिडल ईस्ट स्टेट्स बहुत ज़रूरी है उनका। और जैसे सर ने कहा, मैं उस चीज़ को भी एंडोर्स करती हूँ कि जी जो गाज़ा वाला जो मामला है, ठीक है, वो क्यों नहीं अमेरिका कर सकता, उसके लिए बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पे इसमें अब वो बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये तो कंट्रोवर्शियल है, इसके बारे में कोई ज़्यादा मतलब हक़ाइक़ मौजूद नहीं है, जबकि ये इम्प्रेशन है कि चूँकि अमेरिका के अंदर जूइश लॉबीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और जिसकी वजह से जो बड़े बिजनेसमैन जो उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं ऑल आर जूश। जो भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो एक्चुअल में स्ट्रेच ज़रूर कर सकती है अपनी पॉलिसीज़ को रीजन्स, मगर कहने का मकसद है कि वो अगेंस्ट नहीं जा सकती इसराइली लॉबी। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट है, इसको हाँ बिल्कुल एलिमेंट है, फैक्टर है, इसको हम मद्देनज़र रखें हर टाइम। कभी कभी ये क्या पीछे चला जाता है, कुछ चीज़ें और आगे आ जाती हैं, ठीक है, जिस तरह से विजिट्स हैं ये आपके मंजर आम पे अभी हैं, पर वही वाली बात है कि आप चीज़ों को सबसाइड नहीं कर सकते, हम कभी कभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले जाते हैं। सो आई थिंक कॉन्टेक्स्ट में ये सारी और हिस्टोरिसिटी स्पेशली सर एक और आपने बात की थी उसमें भी मैं एक चीज़ सर की ऐड करूँगी कि ये जो सारे इश्यूज़ हैं स्पेशली कि सर ने जो पॉइंट उठाया कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको कन्वर्ज होने की ज़रूरत है, एक पॉइंट पे कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, कन्वर्ज होने की ज़रूरत है एंड द प्लेटफॉर्म के जहाँ पे मैं आपको सपोर्ट करूँ टू एलिवेट इन योर पोजीशन। वहाँ पे एक एलिमेंट क्या आता है कि जी हम देखते हैं कि ऑटोमन एम्पायर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद जो स्टेट्स बन के उभरी हैं, हर स्टेट का अपना अपना एजेंडा है और मिडल ईस्ट के अंदर जो एलिमेंट ऑफ आप कह लें कि प्रेजेंस है वेस्टर्न सेंट्रिक डोमिनेंस पॉलिसी की, वो फिर ज़्यादा प्रैक्टिस में रही है। सर ने अभी भी मेंशन किया जी गद्दाफी साहब के बारे में, सद्दाम हुसैन, यासिर अराफात, इन सार की जो एग्जाम्पल्स दी तो उनके साथ क्या हुआ। जमाल अब्दुल नासिर तो एक्चुअल में सर ने जिस तरह से बात की तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये कि जी ये सारे मुल्क बन गए, नेशनलिस्टिक स्टेट्स बन गई, दे वर नॉट मुस्लिम्स एज दे वर एट दैट टाइम। तो एक्चुअल में क्या है पॉइंट यहाँ पे ये है कि मुस्लिम्स जो हैं उनको तो अलग अलग किए रखा गया और वो हो भी गए, डिवाइड एंड रूल एग्जैक्टली द पॉइंट। तो यहाँ पे जो है हम हैसियत मुस्लिम भी जो है इस दूरंदेशी को मतलब हम दूरंदेश नहीं है, फार साइडेड नहीं है, जिसकी वजह से हम इस चीज़ का इस आप कह लें कि पॉलिटिकल जो साजिश है उसका शिकार रहे हैं हमेशा से। मैं बिल्कुल सपोर्ट करूँगी इस बात को कि हमारे यूथ को स्पेशली इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो फंडिंग की जाती है और हेटिज़म प्रमोट किया जाता है आजकल तो थ्रू सोशल मीडिया कॉमन एंड वेरी इजी, क्या आप वीडियो बना के डाल दें जी फलाना मुल्क ये है और डिवाइड एंड रूल जो किया गया है, स्पेशली जो हमारे दो मेन सेक्ट्स है शिया सुन्नी सेक्ट्स में जो डिवाइड एंड रूल किया जाता है, तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक साजिश है और इसको वेस्टर्न पावर स्पेशली यूएस जो है वो प्रमोट करता है कि आप जितने डिवाइड रहेंगे उतना आपको उतना से जितने आप में यूनिटी होगी उतना ही अपना नैरेटिव आगे रखना मुश्किल। क्योंकि स्टेट लेवल पे उन्होंने रिलीजन तो छोड़ जी थैंक यू सो मच टाइम के लिए और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। लास्ट टाइम में मुझे आप लोगों को होस्ट करके बहुत मज़ा आया था और आज भी मैंने बहुत कुछ सीखा बीइंग द स्टूडेंट आप लोगों से। सो हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। आपसे अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए तब्दीलियों के साथ, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस आजकल ऐसा है कि पता नहीं लगता रात को सोए सुबह उठे तो कोई ना कोई न्यू तब्दीली आई होती है और स्पेशली जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स या स्टूडेंट्स उनके लिए तो मैं कहूँगी कि बहुत कुछ सीखने के लिए है इस वक्त।
जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, ब्लॉग्स बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। सो उम्मीद है कि आज प्रोग्राम से आप लोगों की काफ़ी सवालात जो थे उनके जवाबात मिल गए होंगे। अपना ख़्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।